हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ऑसिलेटर किसको बोलते हैं? जो कंपन करता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है। ठीक, तो हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद अप्लाई करूंगा श्रोडिंगर इक्वेशन को इस सिस्टम के लिए। आप लोग जानते हैं कि जैसे ये पेन है, इस तरह अगर मोशन करता रहेगा तो इस मोशन को मैं नोट करूं तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो ये रहा। ठीक, ये रहा पेन, ये ऐसे 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 बस। तो ये एक्चुअली एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है और इसकी एनर्जी ये है, और ये पूरा का पूरा एक डायग्राम मैंने इसको बना दिया। यानी ये वाइब्रेशन करने वाले ऑसिलेटर के लिए है, ये कह लीजिए ऑसिलेशन करने वाले एक ऑसिलेटर के लिए है। इस सिस्टम के लिए जिसमें एक चीज़ एक्स एक्सिस में मोशन करती रहती है, हुक साइंटिस्ट ने कुछ बातें बताई थी, वो एक सिर्फ फॉर्मूला है, हुक्स लॉ। इसके लिए एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी यानी वी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी एक्स एक्सिस में इज इक्वल टू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो हुक साइंटिस्ट ने दिया था उस सब्सटेंस के लिए जो एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी वी है। क्लियर? ये आया कहाँ से मैं आपको बता दूं। जैसे कोई चीज़ मोशन करती है, कोई इंसान अगर कोई पकड़ के एक रस्सी को और यहाँ एक स्टोन बांध दे, कोई पत्थर बांध दे और घुमाए बहुत तेजी, तो एक फोर्स काम करता है इनके बीच, वही तो है रस्सी, उसको तो बोलते हैं। वो फोर्स है उनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है। तो इसी तरह जब मैं ऐसे मोशन करूँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई ना कोई फोर्स काम करेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई ना कोई फोर्स काम करेगा जो उसको बाहर निकलने नहीं देता कि यहीं रुक। ठीक, तो इसकी एनर्जी होती है ज़्यादा और इसकी एनर्जी होती है कम इस वाले पोर्शन की। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में पहुँचना है, और उसको भी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, बहुत दूरी तय करते हुए 1 ही सेकंड में पहुँचना है वहाँ से वहाँ। क्यों? क्योंकि ये फोर्स काम कर रहा है ना। तो इसको तो यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में, इसको यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है? कम। क्लियर? तो ये थोड़ी सी बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ है फोर्स जो काम कर रहा है, ये फोर्स, और के कांस्टेंट है, और एक्स जाहिर सी बात है जो एक्सिस जिस पे आप काम कर रहे हो। एक काम करो, उसका इंटीग्रेशन करो। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, मैं तो क्या नाम भूल गया आपको। कॉपी पेन लेकर बैठना है, उसको वीडियो को देखते भी रहना और नोट भी करते रहना। तो वी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कीजिए एफ का, किस में होगा? ऑफकोर्स डी एक्स इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको बीच में रखते हैं। तो यह है 0 से लेके x, ये मैंने क्या लिमिट कर दी, माइनस कर रहा हूँ, माइनस का माइनस लगाकर बाहर तब इंटीग्रेशन करूँगा। तो f इज इक्वल टू, जब मैं ये चीज़ रख दूंगा जो मैंने आपको पढ़ाई, तो ये ना निकल जाएगा के एक्स, और वो क्या लिखा हुआ है? डी एक्स, जो कि चलता हुआ आ रहा है ये रहा। तो के एक्स प्लस का क्यों हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लगाया हुआ था। जब आप इसको यहाँ रखोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये के एक्स हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन के बाद आंसर क्या आता है कि इंटीग्रेशन का रूल है कि जिसकी जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं। जैसे अगर इसकी पावर 1 है तो एक ऐड कर दो, नीचे क्या लगा दोगे? जो पावर ऐड करने के बाद आया, यानी ये। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? के बाहर निकाल दिया, एक्स का इंटीग्रेशन किया, आपको निकलेगा के एक्स स्क्वायर। जाहिर सी बात है स्क्वायर तो होना था क्योंकि पावर बढ़नी थी, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1/2। क्यों? क्योंकि जो पावर लगी थी वो नीचे भी तो लगानी थी, है ना। तो ये क्या आ गया आपका? 1/2 आ गया। तो ये तो वी एक्स के इक्वल आ रहा है, ये आ तो गया। इसको तो मुझे डेराइव करना था, इसको तो बताना था कि ये आया कहाँ से। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो इस तरीके एक बात और भी है, मेरे पास है टाइम कम। आप लोग ये जो मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, अपनी कॉपी में ऐसे करना, इस तरीके से, इस तरह। ठीक है, वर्टिकली करना है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, और कॉपी में पेज भी भर जाएंगे आपके। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन किया मैंने। क्लियर? आगे बढ़ो। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मेरे पास यही सिस्टम है, लेकिन ये चीज़, एक मिनट सॉरी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन 1 सेकंड में कितनी बार हासिल कर रही। जैसे ये है, देखो 1 सेकंड होने दे, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। क्यों? क्योंकि इसने 1 सेकंड में अपनी पोजीशन को एक ही बार गेन किया, बस 1 सेकंड हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो फ्रीक्वेंसी है क्या? नंबर ऑफ पोजीशन रिगेन्ड पर सेकंड, यानी हर सेकंड जितनी बार कोई भी सब्सटेंस अपनी पोजीशन को दोबारा हासिल करता है, और जितनी बार करता है अपनी पोजीशन को हासिल दोबारा, उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक,
तो वाइब्रेशन तो वो कर ही रहा, लेकिन जितनी स्पीड से वाइब्रेशन कर रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन को उतनी तेज़ी के साथ बार बार हासिल कर रहा होगा पर सेकंड। तो मैं नहीं बल्कि हुक साइंटिस्ट ने ही कहा था कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर ऑफ मास m, अगर कोई सब्सटेंस जिसका मास m है और वो लगातार ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी न्यू इज इक्वल टू 1/2π/km, और ये कितना लगा हुआ है? पावर हाफ। ये एक फॉर्मूला है। अब मुझसे मत पूछ लेना ये कहाँ से है, कि उसका डेरिवेशन अगर लेके बैठ जाऊँगा तो इक्वेशन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपको रटना है। ये हर उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है जो वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक, वाइब्रेशन बोले तो वही इस तरीके से। अब ये m जो है ये है मास उस चीज़ का। सपोज़ मैं ये मास कोई मॉलिक्यूल लेता हूँ, और वो भी कौन सा मॉलिक्यूल लेता हूँ? डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या होता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 2 एटम हो, जैसे HCl। तो इसका मास अलग होगा और इसका मास अलग होगा। ये तो एक ही सब्सटेंस था। तो डायटोमिक के केस में पता क्या होता है? इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स न्यू एक्स इज इक्वल टू 1/2π/k। आप लोग क्या कर दोगे? यहाँ म्यू कर देना। क्यों? क्योंकि 1/μ इज इक्वल टू होता है 1/m1 + 1/m2। मास पहले एटम का, मास दूसरे एटम का। ये जब आप लोग m की जगह म्यू तभी लिख सकते हो जब आप ये कंडीशन लगा दो कि भाई मैंने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम थे, तो जाहिर सी बात है दोनों एटम का मास काउंट होगा ना। तो ये मैंने लिख दिया, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। मुझे तो आपको ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं बस ये बताना था, क्योंकि मेरा काम यहाँ ख़त्म हो चुका। अब मैं इतना बेसिक बताने के बाद स्टार्ट करता हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन। आप सबको मालूम है भाई, ये इतना ही था बस, ठीक है। इससे आगे मतलब मैं इसको आगे और डीप नहीं पढ़ाऊँगा। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, और वो आना चाहिए, इतना बहुत है। ये एक्चुअली मैं आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में ही जानकारी दे रहा था। अब मैं अप्लाई करूँगा श्रोडिंगर इक्वेशन इसके अंदर। कैसे? देखो बच्चों, एज़ वी नो दैट, ये आप मना मत करना, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है पूरी की पूरी। इसकी वीडियो बना चुका था। जिसने वीडियो नहीं देखी वो श्रोडिंगर इक्वेशन तो जानता ही होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तभी बच्चा सर्च करता है यूट्यूब पे जब वो श्रोडिंगर इक्वेशन को जान चुका हो, क्योंकि उसी को मालूम है कि श्रोडिंगर इक्वेशन अब मुझे लगानी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स और रिजिड रोटर, है ना, इन चीज़ के ऊपर अप्लाई की जाती है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन तो याद होनी चाहिए, नहीं है तो ये आपका हो गया। आई कैसे? इसकी वीडियो में बना चुका हूँ। ये पूरी की पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो 3 एक्सेस ली हुई हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ऐसा ऑसिलेटर जो एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है। तो आप लोग समझदार होंगे। मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी ख़त्म कर दूंगा, इसको भी ख़त्म कर दूंगा, और फिर मैं इसको ही रखूँगा एक्स को। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है एक्स एक्सिस में। तो इसीलिए मैंने आपको, और जो मैं लिख रहा ना ये सारी बातें आपको भी लिखनी है। एज वी नो दैट दिस इज रिटन फॉर 3 एक्सिस सिस्टम, द अबव इक्वेशन, यानी ऊपर वाली इक्वेशन वुड बी, कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। देखो मैंने ये भी ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया। जब ये ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है बाहर कौन रखा हुआ है? साई। ये साई जब इसको मल्टीप्लाई करेगा ये आ गया, ये साई जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब आप लोग क्या करोगे? इसको ले जाओ इधर, क्योंकि अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, इसको सजाना है अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि मैथमेटिकली द अबव इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड। रीअरेंज्ड बोले तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले, जो भी आप करना चाहो। मैं जो कर रहा हूँ मैं बता दूँ, इसको इधर ले जाना आपको साइड में, और मैं ले गया, देखो, ठीक है। इसको मैं इधर ले गया, ये माइनस का हो गया, ये एज इट इज़ रखा हुआ है। अब एक काम करो, इस 2m की मल्टीप्लाई कर दो इधर, h स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा? d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर, डेल भी बोलते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसकी जगह देखो साई कॉमन आ रहा है क्या, यानी अगर मैं ऐसे कर दूं e माइनस वी एक्स, तो बाहर क्या लगा दूंगा? साइन लगा देने का, और इस वी एक्स की जगह मैं ये रखूँगा, ये रहा, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, और मैं रखूँगा श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर मैं ये चीज़ लगा रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये चीज़ आ गई आपकी, इसमें से साई कॉमन ले लोगे, वी एक्स की जगह क्या कर दोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर जो मैंने आपको बताया, और 2m के मल्टीप्लाई इधर कर देना, और h स्क्वायर की मल्टीप्लाई नीचे। ये देखो
ये कर दिया मैंने। 2m उधर जा चुका, ये रहा एच स्क्वायर नीचे आ चुका, ये रहा e माइनस साई कॉमन ले लिया था, यहाँ वी एक्स लिखता, लेकिन मैंने क्या लिख दिया आपको, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि आपको मैं पहले बता चुका था। ठीक है, अब एक बात तो बताओ, इतनी तो मैथ आप जानते होंगे, ये माइनस का लगा हुआ है, इस पूरे के पूरे को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो प्लस का नहीं हो जाने का, तो इधर क्या रह जाएगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा, यानी इसको और इसको ऐड करने के बाद ज़ीरो तो आएगा आंसर। तो मैंने कर तो दिया, ये रहा आपका, देखो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इसको मैं इधर ले जाऊँगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर इस 2m की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी तो क्या हो जाएगा, 2m ई अपॉन एच स्क्वायर माइनस, लेकिन जब यहाँ लगेगा 2m तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ m रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, h, यानी आपके पास इक्वेशन ये आएगी निकल के, देखो हाँ या ना आना चाहिए। ठीक है, साई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर हुआ। ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये बन गई इक्वेशन थर्ड, क्लियर। अब थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने के लिए तैयार हो जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो सपोज़ एल्फा इज इक्वल टू 2m e अपॉन एच स्क्वायर, यानी इसकी जगह में अगर एल्फा रख दूँ माइनस, इसकी जगह भी सोच लो मैं क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू m के पावर लगी हुई है हाफ, और ये h मैं मान रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ, यानी m के अंडर रूट और ये क्या आएगा h। अगर मैं देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ ना b का, तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, और जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, m के, और नीचे क्या रह जाएगा, h स्क्वायर, है ना। अगर मैं इसको इसके इक्वल मान लूँ तो इसका स्क्वायर करने के बाद इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। अरे बाबा ये रखा, तो ये पूरा सिस्टम कहाँ रखा हुआ है, ये नहीं रखा हुआ है क्या, तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, बीटा, और मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी ये, जिससे मैंने पहले क्या लिख दिया, इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 हो जाती है ये, और इक्वेशन 3 कहाँ है, ये तो थी, तो इसकी जगह रख दिया मैंने अल्फ़ा, इसकी जगह रख दिया बीटा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीटा स्क्वायर यही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बीटा को इसके इक्वल माना, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ चलता हुआ आ रहा है, ये क्या रखा हुआ है आपका साई, ये रहा। ठीक, अब आगे बढ़ो, देखो अगर मैं क्या करूं, अ न्यू वेरिएबल इज ऑब्जर्व हेयर इफ जाई, ये जाई होता है, जाई इज इक्वल टू बीटा अंडर रूट एक्स, इसको अगर मैं जाई को इसके इक्वल रख दूँ तो एक न्यू वेरिएबल मिलेगा। ये वेरिएबल क्या होता है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो हम ये करते हैं ना डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या करते हैं 2x, ठीक है। तो मैं ये जो करता हूँ ना, ये इसके बदलने से इसकी वैल्यू बदलेगी, ठीक, ये है वेरिएबल और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्लियर। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि अ न्यू वेरिएबल इज ऑब्जर्व, ये न्यू वेरिएबल क्या है, अभी मैंने आपको ये बताया ना, देखो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल है, इस पर डिपेंड कर रहा है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ मैं लेकर आऊँगा कि ये एक्स के अलावा किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, वो ही कहलाएगा न्यू वेरिएबल। और ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर साई रखा हुआ है, नीचे डी स्क्वायर साई रखा हुआ है, नीचे डी एक्स स्क्वायर की जगह कुछ और आ जाएगा। मतलब इस साई की वैल्यू एक्स पे तो डिपेंड कर ही रही थी, उस पे भी डिपेंड करेगी, जिसकी बात मैं थोड़ा सा आपको, जिसकी हवा में थोड़ी सी दे रहा हूँ। न्यू वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, देखो असल में ये केमिस्ट्री के अंदर ना ये वाला ये चीज़ होती है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल बताता है मुझे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जगह। तो एक्चुअली जो ऑसिलेटर है ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी अप्लाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या कर रहे हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ले जाकर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। अभी तो मैं आपको वैसे ही मॉलिक्यूल पढ़ा रहा था, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जगह जो होती है एटम के अंदर, उसे ऑर्बिटल बोलते हैं, और ऑर्बिटल को किस चीज़ से शो करते हैं, साई। तो अगर मैं इस कंपन करने वाली चीज़ को, यानी वाइब्रेशन करने वाली चीज़ को इलेक्ट्रॉन बोल दूँ, तो ये एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक्सिस में, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो एक्स एक्सिस ही तो बता रही है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ना। तो डिपेंडेंसी फिलहाल साई की एक्स पर है,
कि मैं तो यहीं मिलूँगा। और साई क्या है? इलेक्ट्रॉन जहाँ मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ये तो होता है साई। तो फिलहाल तो एक्स एक्सिस में मिल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मिलना डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये बात ये थी असल में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लियर? और अगर आप बुरा ना मानो तो यहाँ ये तो बात बताई थी श्रोडिंगर ने भी कि इलेक्ट्रॉन को आप एक एक्सिस में तो मान नहीं सकते, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में हो सकता है वो, तो उसके लिए ये फिर अप्लाई किया गया था, है ना। ये जो मैंने आपको श्रोडिंगर इक्वेशन आपको प्रूव करके दी थी, उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एक्सिस में नहीं मिलता, तीनों एक्सिस के अंदर मिलता है। लेकिन मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन ही एक्स एक्सिस में कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इनको भूलना पड़ा मुझे। लेकिन मैं बाद में जाकर कह दूंगा कि जो एक्स एक्सिस में आप पार्टिकल या जिस चीज़ की बात कर रहे थे ना, वो इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया जाए तो क्या रहेगा। अभी चलते रहिए। तो अगर मैं इसको इसके इक्वल मान लूँ, एक न्यू वेरिएबल मिलेगा जो बदलेगा और उसके बदलने से साई भी बदलेगा। आपको फिर इसी इक्वेशन पर लेकर आऊँगा, बेफिक्र हो जाओ। बस यहाँ एक्स की जगह कुछ और ला कर दिखाऊँगा, बस अब सुनते चले जाओ, बहुत देर हो गई। देखो जाई इज इक्वल टू, जाई है ये, जाई इज इक्वल टू बीटा, ये रखा हुआ है एक्स। आप इसको ऐसे लिख दो, ये जो है इसको ऐसे लिख दो, एक्स इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा। आगे बढ़ूँ, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दो, ये ठीक है। इसका भी डिफ्रेंशिएशन, इसका भी डिफ्रेंशिएशन। और एक काम करो, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो, स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर कर दोगे तो डी एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और नीचे वाले का जब स्क्वायर करोगे तो ये हट नहीं जाएगा। इतनी तो मैथ आपके पास आती ही होगी। ये मेरे पास निकल कर आ गया। बोलो बात समझ में आई नहीं? ये करते रहो, कॉपी पेन लेकर बैठे हो। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे करते चले जाना है, क्योंकि आप लोगों के नोट्स बन रहे हैं, मेरे नहीं। आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी ही क्लास होगी, सब कुछ आपका होगा, मेरी तो सिर्फ ये वीडियो है, इससे एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ मदद नहीं पहुँचा सकता। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा बीटा रह जाएगा। अब नीचे चलो, देखो डी एक्स स्क्वायर, ये जो रखा हुआ है ये रहा डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, डी साई जाई स्क्वायर बीटा, इसमें डी स्क्वायर साई से मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर साई से डिवाइड कर दो। तो बात तो एक ही, जब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा 1 ही आएगा, यानी मैं फिर वहीं नहीं पहुँच जाने का, पहुँच जाऊँगा ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग इतना सिस्टम मिलने के बाद ये देखो, इसको इधर ले आओ, लेकर आ गया, और उधर कौन रखा रह गया? डी साई स्क्वायर बीटा बीटा, और ये क्या आ जाएगा? 1/। क्लियर? क्लियर हो रहा है? इसको आप लोग पलट दो, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, तो ये भी तो पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये तो आपको मैथमेटिक्स में इतनी बात आनी भी चाहिए कि अगर इक्वल के इस साइड पलट देते हैं तो ये भी तो बदल जाता है ना। तो मैं जब इसको बदल दूंगा तो बीटा चला जाएगा ऊपर, ये कुछ ये मिलेगा क्या आपको? देखो ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, बात हो गया, ये ऊपर चला गया बीटा, और ये ऊपर चला गया ये, और ये नीचे। आगे समझ में? तो ये इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, क्या? इक्वेशन 4। क्लियर? अब आप लोग दिमाग दौड़ाइए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था डी स्क्वायर साई, ये पूरा का पूरा क्या होता है? 0। ठीक है? आप लोग एक काम करो, ये जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई है, ये वाली डी जो भी है, मतलब वही ये वाली, अरे यही तो, ये जो मैंने आपको कराई है इसको मैंने दोबारा लिख दिया। ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 आपके पास ये जो है ना, मैंने कहा था इक्वेशन 3 बिकम्स, ये इक्वेशन 3 ही है, बस थोड़ा सा मैंने ये कंडीशन लगा के ये वाली इसको मॉडिफाई कर दिया था कि भाई अल्फ़ा ये मान लो, बीटा ये मान लो, तो ये इक्वेशन 3 क्या हो गई थी? ये हो गई थी। ठीक है? तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, और लिख दिया, ये रहा। ठीक है? आप इसकी जगह ये नहीं रख सकते, क्योंकि मैं तो ले आया, इसको लेके आ गया ना, लिख दूं इसकी जगह, और मैंने लिख दिया, ये रहा देखो, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये जो आया था। ठीक? प्लस, हाँ ये क्लियर हो गया आपको। अब एक काम करो, इस x की जगह भी रखो। क्या बताया था? मैंने बताया था x इज इक्वल टू जाई अपॉन बीटा, अंडर रूट था ना ये। तो क्या करोगे, इस x की जगह जब आप ये चीज़ रख दोगे तो आपके पास ये नहीं आएगा, ये x की जगह इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या था? बीटा अंडर रूट था, तो वो जाहिर सी बात है, जैसे बीटा अंडर रूट है, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये से ये कैंसिल नहीं हो जाता, आपके पास बीटा नहीं आएगा। इतनी तो मैथ आनी चाहिए।
ये आपके पास बीटा आ चुका, और मैंने आपको यहाँ साइड में लिख के भी दिया कि भाई क्योंकि ये चीज़ आपको पता है, ऊपर भी बताई थी। ठीक, अब भाई इस बीटा से ये बीटा कैंसिल हो रहा है, क्या हो जाएगा। अब आप लोग क्या पाओगे, आप लोग ये चीज़ पाओगे, ये बीटा बीटा ये प्लस ये जो है बीटा है ना, ये बीटा है। इसको क्यों मिला आपको बीटा, क्योंकि स्क्वायर से ये चीज़ कैंसिल हो चुकी थी। तो आप लोग क्या करोगे, इनमें से बीटा बाहर ले लो, जो बीटा था वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बाहर लेने से पहले अल्फ़ा को बीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ। जब बीटा अंदर जाएगा तो बीटा से बीटा कैंसिल, वही आ जाएगा। और जब बीटा अंदर जाएगा तो बीटा ये नहीं आएगा, जाहिर सी बात। अरे ये देखो, याद कर लो, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका। तो ये बीटा बचा है, इसको मैंने जब बाहर लिया तो मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, मैं अल्फ़ा को बीटा से भाग दूंगा, डिवाइड करूँगा। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है ये। जब मैं इसको अंदर ले जाऊँगा तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा आ गया। और जब बीटा अंदर जाएगा तो बीटा यहाँ लिखा रहेगा। वही ऊपर वाली चीज़ कर सकता हूँ या नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये छोटे से मैथ के फंड हैं। अब आप लोग क्या करोगे, बीटा, भाई ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, इन दोनों में से बीटा कॉमन ले लो। तो बीटा इज इक्वल टू ये प्लस ये 0 आ गया। यानी इन दोनों के बीच क्या हो रही, मल्टीप्लाई हो रही। और जब दो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 0 होता है तो देखो कुछ निकल के आता है। मैं आपको बताऊँ, 2x इंटू, ये ऐसे करो, 3 इंटू 5 पाई इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे नहीं होगा, 3 इज इक्वल टू 0/4 पाई, या 4 पाई इज इक्वल टू 0, है ना। यानी जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं तो इसको भी मैं 0 के इक्वल रख सकता हूँ और इसको भी 0 के इक्वल रख सकता हूँ, और रख दिया। क्योंकि जब 0 को ये डिवाइड करेगा 0 नहीं आएगा, जब 0 को डिवाइड करेगा 0 नहीं आएगा। यानी जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं और उनके इक्वल्स में 0 रखा हो तो इसको दोनों को इक्वल रख सकता हूँ मैं। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं, इसको भी मैं 0 के इक्वल रखूँगा, इसको भी मैं 0 के इक्वल रखूँगा। और जब मैं रखूँगा तो इस पूरे के पूरे को मैं पाऊँगा ऐसे, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू भी 0 आ गया और ये इज इक्वल टू भी 0 आ गया। आ तो गया। देखो भाइयों, मैंने आपको क्या बताया था, ये था ना d² साई अपॉन dx², d² साई अपॉन d साई स्क्वायर। आ नहीं गया, नया वेरिएबल नहीं निकल कर आ गया। मतलब ये और ये फ़र्क कहाँ है कि यहाँ x की जगह क्या आ गया, ये। यानी इसकी वैल्यू x पर तो डिपेंड कर ही रही थी, ये एक वेरिएबल था, ये इस पर भी डिपेंड करता है। और ये मैंने बात आपको शुरुआत में बताई थी कि अगर मैं जाई को इसके इक्वल रख दूं तो मुझे मिलेगा न्यू वेरिएबल, और कहकर आपको यहाँ तक लेकर आया, अ न्यू वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड, एक नया वेरिएबल मिलता है यहाँ। कब, अगर मैं इसको इसके इक्वल मान लूँ। उसके बाद ये पूरी कथा चला कर मैं यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, इस इक्वेशन को कहा जाता है देखो, अब आपको भाई रटना है, क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, नानी याद आ जाएगी, आधा घंटा लगेगा पूरा। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए ना, तो इसके लिए याद कर लो, फर्दर सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन गिव्स, अगर आप इसको आगे और सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा d फाई, ये होता है फाई, ये होता है साई, और ये होता है जाई साई, और ये फाई। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, अपनी बुक खोलना, मतलब इसके बाद पता क्या दिया हुआ, डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन दे रखी। कैसे आई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेबस देख लिया, बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्ट ट्रिक लगा रखी है। तो ये रखने के बाद यहाँ से जो ये मान आना, मैंने ये कुछ नहीं है बुक में, आपकी चैलेंज कर रहा हूँ, किसी बुक को पढ़ लेने, कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ इसको इसके इक्वल रखते ही इस इक्वेशन से डायरेक्ट यहाँ पहुँचे वो। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया भाई, क्या कहाँ से आ गए भाई। तो मैंने आपकी मदद की, ये पूरा डेरिवेशन में इसको आसानी से लेकर आया। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं और मदद कर नहीं सकता, इसको जब सॉल्व करोगे आधा घंटा चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। आपको ये लिखना है कि अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास इक्वेशन ये मिलेगी। ठीक है, ये फाई क्या है, ये फाई एक्चुअली एंगल बताता है मुझे। ये देखो, ये जो चीज़ थी ना, ये कोई चीज़ यहाँ थी, तो ये कितना गया है, ये जो एंगल बना, इसको साई बताता है।
फाई सॉरी, यानी एक्स एक्सिस में कितना एंगल बना है उस ऑसिलेशन करने वाली चीज़ का अपने मिडिल पॉइंट से जहाँ तक वो गया उसको बताता है ये फाई। तो ये फाई हो गया। और ये क्या है आपका जाई। देखो जाई के ऊपर ये भी डिपेंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि जाई के ऊपर ये भी तो डिपेंड कर रहा था। और ये क्या था? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो फिर वही बात आ रही है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन मान लूँगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई तो एंगल बनेगा इधर मोशन करने पे, ठीक? तो यहाँ पर ये चीज़ एंगल बताती है उस चीज़ का जो ऑसिलेशन कर रही थी। ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपको रटनी है। ये पूरी इक्वेशन, इसके बारे में आपको क्या लिखना होगा? ये देखो इक्वेशन 6, यानी ये वाली, ये इक्वेशन 6 इज़ आइडेंटिकल, पूरी तरीके से आइडेंटिकल है, मतलब पहचानी हुई है। द इक्वेशन 6 इज़ आइडेंटिकल इन फॉर्म टू अ वेल नोन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। सेकेंड ऑर्डर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने स्क्वायर किया, 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया। ये बहुत नानी याद दिला है कि इसको रटना है आपको, मैं फिर बता रहा हूँ। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या बोला जाता है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, और इसको हम ये भी कहते हैं दी हर्माइट इक्वेशन, ठीक? हर्माइट इक्वेशन। बाकी आपको बता दूँ इसकी जो असली फॉर्म है हर्माइट इक्वेशन की वो ये है, ये वाली, ये होती है हर्माइट इक्वेशन, ठीक? कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन है, और मैं अगर आपको बताऊं तो ये चीज़ मैं आपके लिए लिख चुका, ये रही, यही है हर्माइट इक्वेशन, ये होती है। और ये मैंने डेराइव की, तो क्यों ना मैं कंपैरिजन कर लूँ, कुछ शायद मेरे हाथ पल्ले पड़ जाए। ये सब कुछ से, अरे यार बस ये चीज़ डिफरेंट है। फाइव भी रखा हुआ है, फाइव भी रखा, फाइव के बराबर में है 2n, फाइव के बराबर में है अल्फा अपॉन बीटा -1। तो क्यों ना मैं इसको इसके इक्वल रख दूं, और मैंने रख दिया। देखो अल्फा अपॉन बीटा -1 इज इक्वल टू 2n, है ना? इस 1 को इधर ले जाऊं तो 2n + 1, इस बीटा की मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 2n + 1 बीटा। अब आपके पत्ते खुलने बाकी हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या आया कुछ याद? अल्फा को ये माना था, बीटा को ये माना था, ऐसे ही नहीं माना था। अब इसकी बारी आ गई है रखने की, अल्फा की जगह रख दो ये वाला, बीटा की जगह रख दो ये वाला, और मैं रख रहा हूँ। लिंक से लिंक जुड़े हुए थे भाई, ये रख दिया मैंने। देखो देखो अल्फा की जगह ये रख दिया 2n + 1, 2n + 1, बीटा की जगह क्या रख दूंगा? ये चीज़, क्योंकि मैंने इसको माना था, ठीक है? अब आप लोग इसको फर्दर सॉल्व होते देखो, कॉपी पेन लेकर बैठे ही होंगे। ये चीज़ देखो, इस m को मैं क्या कर दूं? m की, ठीक लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगी तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी, तो हाफ हाफ 1 ही हो जाएगी। तो इस m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e रखा हुआ है। आगे बढ़ो, अब आपके पास क्या आ जाएगा? 2n सब कुछ, ये जो पावर लगी हुई है ये इसकी भी है, इसकी भी है, तो यूँ कर दूँ, ये भी अलग, ये भी अलग, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग, कैंसिल, ठीक? और ये स्क्वायर से ये भी चीज़ कैंसिल, ठीक है? आपके पास निकल कर आएगी ये E इज इक्वल टू, अब देखो ये जब 2 है, ये जो 2 है जब इसको डिवाइड करने के लिए जाएगा तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और वो 1 के नीचे 2 रह जाएगा, ये आ गया, ठीक? ये h² था, लेकिन ये कटने के बाद, ये कैंसिल होने के बाद इधर चला जाएगा, आ गया। और k ये लिखा हुआ है, ये m इसको डिवाइड करने के लिए जाएगा, तो क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है, जब यहाँ m आ जाएगा तो इसकी पावर भी हाफ, इसकी पावर भी हाफ, तो यही हो जाएगा k/m हाफ, दोनों की पावर ही हाफ है भाई। क्लियर हुआ या नहीं? ये जो मैं पहुँच गया, ये एनर्जी तक पहुँच चुका, बेफिक्र हो जाओ आप। अब आप लोग फिर से शुरुआत में आ जाइए। देखो देखो देखो, मैंने आपको क्या बताया था? k/m की पावर कितनी है? तो इस 2π को इधर ले जाऊं, यानी k/m, इसकी जो पावर हाफ लगी हुई है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी?
समझ रहे होंगे। न्यू 2 पाई या वी 2 पाई नहीं हो जाएगी क्या? और ये तो मेरे पास रखा हुआ है, देखो देखो, ये रहा। इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? 2 पाई वी, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, मैं v इज इक्वल टू जानता हूँ क्या, जानता था ना भाई, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसकी मतलब मैंने आपको बताया कि k/mv की जगह ये चीज़ इसलिए लिखी क्योंकि मुझे पहले ही पता थी बात ये, और ये करना पड़ेगा तुम्हें जब डेरिवेशन अपने उसमें लिखोगे नोटबुक में, ताकि आप लोग जब भी बुक खोलोगे तो आपको याद रहेगा। अब आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करो ये n एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा, इस h की जगह, पहले भी बताया था आपको अगर वीडियो देख रखी हो, पहले भी श्रोडिंगर इक्वेशन में, इस h की जगह h इज इक्वल टू h/2 पाई, ये h नहीं होता, मतलब ये होता है h, इसको इसकी फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसको इसकी फॉर्म में लिखते हैं। तो इस h की जगह मैं अगर ये लिख दूंगा h/2 पाई, क्योंकि ये वेल अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए, एक तो होता है ये और एक होता है ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसीलिए आप वीडियो को पीछे ले जाकर देखना, मैंने हमेशा ये कट सा लगाया ऊपर, क्योंकि ये कट वाला h/2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। सही बात तो ये इसका नाम भूल रहा हूँ मैं खैर, जब मैं इस h की जगह h/2 पाई रख दूंगा तो h/2 पाई रखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास HV ही रह जाएगा, और HV किसको मल्टीप्लाई करेगा, हाफ को, आपके पास रह जाएगा n प्लस हाफ HV। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये पता क्या बन गया n, ये तुम्हारे शेल के नंबर बन गई। ये रहा एटम, फर्स्ट शेल वाइब्रेशन, सेकंड शेल वाइब्रेशन, थर्ड शेल वाइब्रेशन। हर वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ठीक है ये घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी पॉइंट पे भी तो वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली आपके लेवल तैयार हो गए, और आपको यहाँ n अब रखना है शेल। चलो रखते हैं, n की जगह 0 रख दो। जब 0 रखोगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 0 क्या आ जाएगा, हाफ h न्यू, n क्या रखा था 0, n की जगह क्या रख दोगे, n की जगह रख दोगे 1, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, A1 इज इक्वल टू 3/2, n की जगह रख दो 2 रखोगे 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 5/2। तो इस तरह तो कितने भी रख सकते हो। ये एक्चुअली फर्स्ट शेल, सॉरी ये 0 मतलब 0 और ये है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। ये आप लोग एक बात नोट करो कि जब मैंने कोई 0 चीज़ रख दी यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो E0 क्या निकल कर आ, ये आ रहा, यानी पूरी चीज़ तो 0 नहीं हुई ना, पूरी चीज़ 0 नहीं हुई। यहाँ लड़ाई है, मैं आपको लड़ाई किस बात की है अभी बता देता हूँ, लेकिन पहले इसको नोट करो। अगर आपने E0 0 रख दिया, आपके पास ये जो भी निकल कर आया, इसको बोला जाता है E0 इज कॉल्ड द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। यानी जब आपका जो n है 0 रखा जाएगा, तो जो आपके पास E0 निकल कर आएगा उसको बोला जाएगा 0 पॉइंट एनर्जी, किसकी, ऑसिलेटर की। अब ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी है, ये तो कुछ अलग सी बात हो गई। क्या वो किसी भी लेवल में नहीं है भाई? जैसे आपको मैंने बना के दिखाया है 0 1 2 3, तो किसी भी लेवल में नहीं का मतलब क्या हो गया, यानी ना फर्स्ट शेल में ना सेकंड में है, तो किसी भी लेवल में अगर नहीं है तो उसकी एनर्जी कहाँ से आई। यहाँ लड़ाई है, दो मैकेनिक्स हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों में इस बात की लड़ाई है। ये अब तक जो मैं आपको पढ़ा रहा ना, वीडियो की स्टार्टिंग में बोल चुका था, मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये आपके लिए लिखा मैंने सेंटेंस, क्लासिकल मैकेनिक्स प्रिडिक्ट्स, दर्शाती है, ये भविष्यवाणी करती है, क्या बताती है, क्लासिकल मैकेनिक्स प्रिडिक्ट्स दैट द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज 0, की ऑसिलेटर की जो 0 पॉइंट एनर्जी होगी वो 0 ही होगी, यानी E0 ही होगा। Whereas quantum mechanics predicts that the 0 point energy is non-zero, 0 नहीं होगी। कि भाई क्यों, तो देखो हमने जब n की जगह 0 रख दिया तो हमें क्या मिला, E0 0 थोड़े मिला, हाफ h न्यू मिला। इसकी भी वैल्यू रखकर इसकी भी वैल्यू रखकर हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। पड़े ही हमने n क्या रख दिया, वो 0 नहीं होने की, 0 पॉइंट एनर्जी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो उसकी एनर्जी होगी। यहाँ लड़ाई है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है नहीं 0 होगी, और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है 0 नहीं होगी। अगर मैं इस डेरिवेशन की बात करूँ तो 0 होनी ना चाहिए। बाकी क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या मामला है, क्यों वो कह रही है कि 0 होगी, ये भाई मैंने उसका डेरिवेशन नहीं किया, मैं तो आपको उसी चीज़ का डेरिवेशन करा के दिखा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, इतनी मैंने आपके लिए मेहनत की है। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ, कुछ तो लिखो मेरे भाई। थैंक यू।